हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम जॉन मिल्टन को डिस्कस करेंगे। इनके बायोग्राफी और इनके द्वारा लिखे गए कुछ वर्क्स को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है आज जॉन मिल्टन के ऊपर बनाई जा रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जॉन मिल्टन ने कई पीरियड को देखा। वो जैकोबिन एरा को भी देखे, कैरोलिन को एरा को भी देखे और इंटरमैग्नम को भी देखे थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनके राइटिंग में उस वक्त के समय में हो रहे जो रिचुअल्स थे या फिर जो कुरीतियाँ थीं जो चर्च में फैली हुई थी या फिर लोगों का मानना था, जो प्रेस पर लगे हुए बैन थे, उसको लेकर के इन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही थी और इस प्रेस पर लगे हुए बैन के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। फ्रेंड्स, ये ही वॉज ऑल्सो अ वोरासियस रीडर। पढ़ने का उनको बहुत ही शौक था। जब वो 21 साल के थे तभी से वो अपने वर्क्स को पब्लिश कराना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड, जॉन मिल्टन का जो जन्म था वो 1608 ईस्वी में हुआ था और वो मंथ था दिसंबर का। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ही वॉज बर्न ऑन 9th दिसंबर 1608, 9 दिसंबर 1608। ठीक है, एट ब्रेड स्ट्रीट। ठीक है, ब्रेड स्ट्रीट उस जगह का नाम है। ठीक है, और ये जगह कहाँ है? इन लंदन। ठीक है, इन लंदन। ये जगह कहाँ है? लंदन में। ठीक है, इनके फादर एक सफल बिजनेसमैन भी थे, स्क्राइवेनर थे। इसके स्क्राइवेनर समझते हैं? जो लोग पैसा ब्याज पर उधार में देते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन भी थे और रिलीजियस पर्सन भी थे। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम क्या था? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इनके पिताजी का नाम भी जॉन मिल्टन ही था। ठीक है, लिखिएगा यहाँ पर हिज फादर नेम वाज ऑल्सो जॉन मिल्टन। ठीक है, ये क्या थे? ये स्क्राइवेनर थे। ठीक है, बिजनेसमैन थे, रिलीजियस पर्सन भी थे। ही वॉज ऑल्सो रिलीजियस पर्सन का मतलब कि ही ऑलवेज गेव इंपॉर्टेंस टू द सेरेमनी विच आर परफॉर्म इन द चर्चेस ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन वास्तव में तो बहुत बड़े ही स्मार्ट थे अपने समय में। ठीक है, उनका एक निक नेम भी है। ठीक है, उनके छोटे कद होने के वजह से, उनका ओवल फेस और ग्रे होने के वजह से, ठीक है, उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता है। ठीक है, देखिए हिज निक नेम वाज लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ हिज ग्रे हेयर, ओवल फेस, बिकॉज ऑफ हिज ग्रे हेयर, ओवल फेस and fair complexion ठीक है, तो लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज के नाम से किस राइटर को जाना जाता है? तो जॉन मिल्टन। क्लियर है? और भी हम इसमें कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, पिता का नाम तो इनके जॉन मिल्टन था, लेकिन व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज मदर? सारा जेफरी।
उनके माता का नाम सारा जेफरी था, ठीक है। हिज मदर नेम वाज सारा जेफरी। सारा जेफरी, क्लियर फ्रेंड्स। इसमें कहा जाता है जॉन मिल्टन के बारे में कि वो प्यूरिटन थे। प्यूरिटन वो लोग होते हैं जो बहुत ढेर सारे रिफॉर्म चाहते थे उस वक्त, चर्चेस और रिलीजन से संबंधित, ठीक है। तो जॉन मिल्टन वाज अ प्यूरिटन राइटर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि जॉन मिल्टन वाज प्यूरिटन। जॉन मिल्टन वाज प्यूरिटन, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा था कि ही वाज अ वोराशियस रीडर। इसका मतलब ये है, उन्हीं के लाइंस में हम लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि जब से मैं 12 साल का हुआ हूं तब से मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं कभी अपने पढ़ाई को छोड़ा हूं और देर रात के पहले ही मैं बेड पर चला गया हूं, ठीक है। ऐसा कोई इंसिडेंस उनको याद ही नहीं है, ठीक है। वो इतना पढ़ने वालों में से थे, ठीक है। रात भर पढ़ते रहते थे, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पर, वो उन्हीं के शब्दों में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जॉन मिल्टन का फेमस लाइन है, फ्रॉम 12 ईयर ऑफ एज 12 years of age I hardly left my studies। क्या कहते हैं यहाँ पर, left my studies and went to bed before midnight। समझ रहे हैं? मतलब अगर कोई व्यक्ति इतना पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ऑब्वियसली वो पढ़ने में काफ़ी तेज होगा। और ये तो एक बात रही। दूसरी बात क्या है कि फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी उस पर दिखेगा और इसका प्रभाव ये हुआ, ठीक है, इसका प्रभाव इनके ऊपर ये हुआ कि ये अपने 40s के उम्र में ही बिकेम ब्लाइंड। वो अंधे हो गए थे, ठीक है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने उनको मना भी किया था कि आप अर्ली सो जाया करिए, ठीक है, थोड़ा अपने पढ़ाई को कम कर दीजिए, पर ही इग्नोर्ड ऑल दैट स्टेटमेंट्स ऑफ डॉक्टर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला उनका जो वर्क आया था वो एक ओड था, और वो था क्या, वो ओड का जो नाम है वो था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हिज फर्स्ट वर्क was on the morning of Christ nativity। on the morning of Christ nativity, ठीक है फ्रेंड। ये एक ओड था और ये कब आया था, जब वो 21 साल के थे, मतलब इन 1629, ठीक है। हिज फर्स्ट वर्क वाज ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, लिखिएगा, विच वाज appeared in 1629, ठीक है। He wrote this when he was
व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 1629 से अगर आप देखें यहाँ पर, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये 21 ईयर्स के उस वक्त थे। ठीक है, क्रिसमस के दिन लिखी गई थी। ठीक है, ये जो उनका वर्क है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये क्रिसमस के दिन लिखी गई थी। और क्रिसमस कब पड़ता है ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, हम इसके एग्जैक्ट डेट को देखें तो 25 दिसंबर, ठीक है, 1629, ये एग्जैक्ट डेट। क्लियर है इतना? और भी हम बढ़ते हैं, कुछ और भी टॉपिक्स को देखते हैं यहाँ पर। इनका अब अगला वर्क है जो, ठीक है, वो ऑन द शेक्सपियर, और ये आया था 1630 में, यानी इसके एक साल बाद ही आया था ये। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ऑन द शेक्सपियर, ठीक, ये कब आया था? पब्लिशिंग ईयर इसका है 1630। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपसे कहा यहाँ पर, ठीक है, कि ये एक ऑड है। ठीक है, मीन्स हिज फर्स्ट वर्क वाज एन ऑड। समझते हैं ना, जो पोएट्री होता है, एक प्रकार की जो पोएट्री होती है। ठीक है, तो इसको यानी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को लिखने के लिए कौन इन्फ्लुएंस किया था इनको? तो ये हमेशा क्लासिकल वर्क को पढ़ा करते थे अपने समय में, ये हमेशा क्लासिकल वर्क को पढ़ा करते थे। तो एक राइटर है एडमंड स्पेंसर, है ना, जो एलिगोरिकल पोयम लिखे थे फेयरी क्वीन नाम से। तो जॉन मिल्टन वाज इंस्पायर्ड बाय, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जॉन मिल्टन वाज इंस्पायर्ड बाय, जॉन मिल्टन was inspired by एडमंड स्पेंसर। ठीक है, तो ये किससे प्रभावित हुए थे? एडमंड स्पेंसर से। ठीक है, उसके बाद ऑन द शेक्सपियर इनका 1630 में फेमस वर्क आया था। ठीक है, उसके बाद एक और इनका मास्टरपीस है, उसका नाम क्या है देखते हैं। एल एलेग्रो एंड, देखिएगा, कंपेनियन पोयम लिखा, एल एलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो, ये दोनों क्या है? कंपेनियन पोयम्स हैं उनके। ठीक है, जो टाइटल इनका बड़ा ही अजीब है, तो म्यूजिकोलॉजी से इन्होंने अपने टाइटल को लिया था। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ही रोट टू कंपेनियन पोयम्स, और उनका नाम क्या था? इस कंपेनियन पोयम का नाम क्या था फ्रेंड्स? एलेग्रो, एल एलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो, ठीक। तो टाइटल जो है म्यूजिकोलॉजी से लिया गया था, देखिएगा, और इसका इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है, एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन। इसका क्या मतलब होता है? द हैप्पी मैन, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट में फिर इल पेंसेरोसो लिखा गया था, और इसका मतलब क्या होता है? द थॉटफुल मैन, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो कंपेनियन पोएम्स में दो पोएम, एल एलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो, हैप्पी मैन और थॉटफुल मैन इनका है।
ठीक है, इनका दोनों का मतलब है। ठीक है, ये आई कब थी दोनों पोयम? तो 1631 से और 1634 में ये आई थी। ठीक है, आप इस समय को भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, ठीक है, कि दीज टू टाइटल्स आर टेकन फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी। ठीक है, ये रहा इस पोएम के बारे में। ठीक है, और भी इस एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए कि ये जो पोएम है इल पेंसेरोसो, ठीक है, इसका पैटर्न था ऑक्टोसेलेबिक पैटर्न था इसका। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, अब इनका जो अगला वर्क है वो भी एक पास्टोरल एलिजी है, जिसका नाम है लिसिडस। क्या नाम है उसका? द लिसिडस। ठीक है, लिसिडस जो है वो 1637 में तो लिखी गई थी और 1638 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो लिसिडस वाज कंपोज्ड इन द ईयर 1637। ठीक है, कंपोज्ड ये हुई थी और पब्लिश्ड ये, पब्लिशिंग ईयर जो है इसका ये 1638। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पर लिखिएगा दिस इज अ पास्टोरल एलिजी। ठीक है, तो लिखिएगा दिस पोयम इज अ पास्टोरल एलिजी। ठीक है, पेस्टोरल एलिजी ऐसे पोएम को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें अपने किसी खास व्यक्ति के डेथ पर शोक प्रकट किया जाए और जो व्यक्ति की डेथ हुई रहती है जिस पर हम शोक प्रकट करते हैं वो भी एक पोएट ही होता है। यूजुअली शेफर्ड यानी विलेजर्स का एसोसिएशन रहता है उस व्यक्ति के साथ में, वहाँ पर पेस्टोरल एलिजी का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो दिस पोयम इज अ पेस्टोरल एलिजी रिटन, लिखिएगा, and was written to mourn the death of एडवर्ड किंग। ठीक है, ये एडवर्ड किंग कौन था? तो ये एडवर्ड किंग पोएट का ही एक दोस्त था। ठीक है, पोएट के एक दोस्त थे एडवर्ड किंग। ठीक है, और इनकी बहुत ही कम उम्र में डेथ हो जाती है। मीन्स ही डाइड एट द एज ऑफ, एडवर्ड किंग डाइड एट द एज ऑफ 25 ईयर। ठीक है, पेस्टोरल एलिजी में एक बात और भी ध्यान रखने वाली रहती है कि विलेजर्स का एसोसिएशन और शेफर्ड का एसोसिएशन तो रहता ही है, साथ ही साथ जिसके लिए पेस्टोरल एलिजी लिखी जाती है वह व्यक्ति भी कहीं ना कहीं पोएट ही रहता है। ठीक है, तो एडवर्ड किंग वाज आल्सो अ पोएट। ठीक है, तो इसी में वो कहते हैं कि लिसिडास में ही कहते हैं कि कोई तुम्हारे जैसा पेयर ही नहीं है जो तुम्हारे डेथ पर, तुम्हारे मृत्यु पर कोई शोक गीत या फिर कोई एलिजी लिख सके। ठीक है, लिसिडास में कहते हैं, हम लिसिडास की कुछ लाइंस को भी देखेंगे जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आती रहती हैं। ठीक है, फिलहाल अभी इतना जानते हैं। ठीक है, पेस्टोरल एलिजी है। उसके बाद जो फेमस वर्क था इनका वो क्या था? एरोपैजिटिका। मैंने आपसे कहा ना
कि स्टार्टिंग में कि प्रेस पर बैन लग गया था उस वक्त। तो जो प्रेस पर बैन लगा था उसी वक्त ये एरोपेजिटिका को लिखते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इसका थीम था। इस एरोपेजिटिका का जो 1649 में आई थी, ठीक है, थीम क्या था? फ्रीडम ऑफ प्रेस। थीम क्या था फ्रेंड्स? फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के इन्होंने लिखा था, ठीक है। प्रोज स्टाइल में लिखा गया था। किस स्टाइल में लिखा गया था? प्रोज स्टाइल में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़ी फेमस लाइन जॉन मिल्टन यहां पर कहते हैं कि देखते हैं, उसको यहां पर लिखवाता हूं, ठीक है। कहते हैं कि जो व्यक्ति बुक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है वो वास्तव में रीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। देखिएगा, उन्हीं का एक फेमस लाइन है। कहते हैं कि जॉन मिल्टन कहते हैं कि he who destroys the book kills the region itself and kills the images of God as it were in eyes, ठीक है। कहते हैं कि जब एरोपेजिटिका के समय पर जब बैन लग गया था प्रेस पर, यानी कोई व्यक्ति पार्लियामेंट से जो रूल पास हुआ था उसके अंतर्गत दिए गए नियमों के अनुसार ही लिखना था, ठीक है। तो ढेर सारे सेंसरशिप होने लगे थे, जिसके वजह से जो राइटर्स थे या जो पब्लिशर्स थे उस समय के, वो उस वक्त के सोसाइटी को दिखाने में हिचक रखते थे। तो इसके वजह से उन्होंने लिखा, क्या लिखते हैं वो? ही हु डिस्ट्रॉयज द बुक kills the region itself and kills the images of God as it were in eye। मतलब कि जो व्यक्ति बुक को नहीं महत्व देता है वास्तव में वो किसी रीजन को भी मार डालता है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर उनका जो मास्टरपीस कहा जाता है पैराडाइज लॉस्ट, है ना, एपिक पोयम है। देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहां पर भी मार्क करके लिख लीजिएगा, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखेंगे। दिस इज एन एपिक पोयम, दिस इज एन एपिक पोयम, एपिक पोयम, ठीक। बाइबल के माइथोलॉजी से संबंधित इस पोयम को लिखा गया है, ठीक है। और इसमें देखते हैं हम लोग पैराडाइज लॉस्ट के संबंधित कुछ और भी फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग जानते हैं। दरअसल जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, वो 2 बार आया था, मीन्स 2 बार पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था उसमें केवल 10 बुक्स यानी 10 वॉल्यूम आई थी। फर्स्ट पब्लिकेशन जो ईयर था वो 1666 था, 1666 था, ठीक है। और इस वक्त कितने किताबें थी इसमें, कितने वॉल्यूम थे? द फर्स्ट पब्लिकेशन ईयर वाज 1666 था, ठीक है। और इस वक्त इसमें विथ 10 बुक
विथ 10 बुक्स। कितनी किताबें थी इसमें? 10 किताबें थी, ठीक है, 10 वॉल्यूम में आई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद सेकेंड पब्लिकेशन इसका आता है, और जो सेकेंड पब्लिकेशन आया था वो आया था 1674 में, ठीक है। सेकेंड पब्लिकेशन ईयर क्या था? 1674 में, याद रखेंगे, सेकेंड पब्लिकेशन ईयर 1674 में। और इस सेकेंड पब्लिकेशन के समय में 12 बुक आ गई थी, यानी इसके 12 वॉल्यूम आ गए थे। मीन्स कि जो 7वां और जो 10वां बुक्स थी उसका एक एक हिस्सा और बांट दिया गया था, ठीक है। तो विथ 12 बुक्स लिखेंगे, विथ 12 बुक्स, ठीक। ये 12 बुक्स आई कहां से थी? बाय स्प्लिटिंग 7th and 10th वॉल्यूम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। बाय स्प्लिटिंग, बाय स्प्लिटिंग, by splitting 2 books from 7th and 10th बुक्स, ठीक है। यानी 7th और जो 10th बुक थी, ठीक है, उन्हीं को टुकड़ों में बांट करके और एक नई किताब बना दी गई थी, ठीक है। बाय स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। एक और भी उनका फेमस वर्क है, इसी के पैराडाइज लॉस्ट के ही बाद वो लिखा गया था, जिसका नाम था पैराडाइज रीगेंड, पैराडाइज रीगेंड, ठीक है। ये कब पब्लिश हुआ था? वाज पब्लिश्ड 1671 में पैराडाइज रीगेंड आया था। आप इसके पब्लिशिंग ईयर को याद रखेंगे, ठीक है। जॉन मिल्टन एक फेमस राइटर तो हैं, तो इनके भी तो कुछ फेमस और कुछ फेवरेट वर्क रहे होंगे। तो जॉन मिल्टन का जो फेवरेट वर्क्स था, ठीक है, वो पैराडाइज लॉस्ट नहीं, पैराडाइज रीगेंड था, ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हैं कि जॉन मिल्टन्स फेवरेट वर्क्स, जॉन मिल्टन फेवरेट वर्क, ठीक है, पैराडाइज रीगेंड था। इसके बाद उन्होंने एक प्ले भी लिखा था सैमसन एगोनिस्टिस के नाम से, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर अ प्ले भी उन्होंने लिखा था, एंड द नेम ऑफ दैट प्ले वाज सैमसन एगोनिस्टिस, सैमसन एगोनिस्टिस, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है? ये एक प्ले है, और जो ये पब्लिश हुआ था और पैराडाइज रीगेंड, दोनों का ईयर जो है सेम है, ठीक है। पब्लिश्ड इन 1671। उनका एक और भी फेमस वर्क है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है कॉमस। क्या नाम है उसका? कॉमस। ये एक मास्क है, ठीक है।
कोमस क्या है? एक मास्क है, ठीक है। मास्क समझते हैं, अभी बताते हैं मास्क क्या होता है, ठीक है। पेस्टोरल एलिजी बता ही दिए, मास्क भी समझ लीजिए। एक और भी फेमस वर्क है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। ये वर्क भी जॉन मिल्टन द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। इसको समझते हैं। देखिए, जो मास्क होते हैं तो वो रेनेसा के समय में शुरुआत हुई थी मास्क लिखने की, ठीक है। और इनको बढ़ावा कौन दिया था? जैकोबिन एज में और कैरोलिन एज में मास्क लिखने की पद्धति जो थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। और इस मास्क में, ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाई जाती है, ठीक है। विक्ट्री ओवर गुड ऑन बैड मास्क का थीम रहता है, ठीक है। कोमस भी एक प्रकार का मास्क है। और भी मास्क के बारे में हम ये जान सकते हैं, ठीक है, कि ये इटली शहर से लाया गया था, यानी इंग्लैंड में जो मास्क परफॉर्म होते थे, ठीक है, वो इटली शहर से आया था, जो ट्रेडिशन था। इसी के अगेंस्ट में एंटी मास्क भी लिखा गया, जो बेन जॉनसन ने लिखा था। तो ये सारे पॉइंट्स रहे जॉन मिल्टन के बारे में। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिला ही होगा, ऑब्वियसली। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।